हाय एवरीवन, ये इंग्लिश PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 24 है। इसमें हम जो इंग्लिश PYQ सीरीज है इसमें हम MTS 2022 के प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं और ये पेपर MTS 2022 का है जो कि 12 मई 2023 शिफ्ट 1 में हुआ था। आपको पता होगा इस इंग्लिश PYQ सीरीज में हम हर शिफ्ट के 20 क्वेश्चन देखते हैं, क्लोज टेस्ट नहीं देखते हैं और बाद में एक इम्पोर्टेंट रूल भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सवाल है और ये आप सभी को पता होगा, पहले वीडियो को पॉज करके खुद किया करो, देन आपका क्या आंसर है, आपसे वो सवाल नहीं बना फिर उसका सॉल्यूशन देखा करो, वीडियो को आगे कंटिन्यू किया करो। ऐसे हर सवाल पर स्टॉप करके देखो, क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात बताता हूँ, अगर आप वीडियो देखते रहोगे आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले खुद से ट्राई किया करो। उसके बाद हम सवाल पे आ जाते हैं। हमारा सवाल है, हमें क्या बताना है, हमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, हमें एक अप्रोप्रिएट बेसिकली एक वन वर्ड बताना है। अब इसे मैं पढ़ लेता हूँ। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। मतलब ओपन टू मोर मतलब जिसके आंसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसका कोई अनुमान एक से ज़्यादा लगा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही मीनिंग हो, उसका एक ही अर्थ हो। तो ऐसे को क्या बोला जाता है, तो ऐसे उसको बोला जाता है एम्बिगियस। एम्बिगियस का आपको ना पेपर में कंफ्यूज भी दे देगा। एम्बिगियस मतलब आपसे सिनोनियम पूछ लिएगा और कंफ्यूज भी इसका एक सेंस होता है। कैसे कि आपके पास दो आंसर है, आप कंफ्यूज हो कि आप किस में सही है, कौन सा ज़्यादा सही है कौन सा गलत है। देखो, किसी का एक आंसर होता है आपको पता है, या किसी का एक ही कंडीशन है आपको पता है मुझे इसी कंडीशन के साथ जाना है, लेकिन जब 2 3 4 5 कंडीशन होती हैं तो इंसान कंफ्यूज होता है। तो एम्बिगियस एक तरह से कंफ्यूज भी इसका मतलब होता है कि जिसके एक से ज़्यादा आंसर हो, ये भी मतलब होता है, कन्फ्यूजन भी मतलब होता है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बहुत पहले मैं PYQ लगा रहा था और उसमें एम्बिगियस आया, मुझे पता था उसका मतलब कि इसका मतलब होता है कि नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसका मतलब कन्फ्यूज होता है, क्योंकि उतना रिलेट नहीं कर पाया था उस वक्त। तो इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम और देख लेते हैं एल्केमी। एल्केमी का मतलब मेरे भाई होता है कि देखो, सबसे जो बेसिक मतलब होता है इसका वो तो ये होता है कि कोई भी बेस मेटल है उसे गोल्ड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, जो साइंस प्रैक्टिस होती है, उसको एल्केमी बोला जाता है। बट कभी कभी हम इसे ऐसे इस टर्म में भी यूज करते हैं, कोई भी यूनिवर्स, जैसे किसी ने किसी चीज़ की खोज की और वो यूनिवर्सल क्योर है किसी भी डिसीज का, किसी भी डिसीज का कोई यूनिवर्सल कॉर होता है, उसकी क्योर, कॉर नहीं क्योर मतलब इलाज, यूनिवर्सल इलाज, तो उसके लिए भी हम एल्केमी यूज कर देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल क्योर फॉर एनी डिसीज। उसके बाद अमेच्योर। अमेच्योर अमेच्योर क्या होता है, अमेच्योर बता देता हूँ। अमेच्योर का मतलब होता है कि कोई इंसान, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो आप, आपका प्रोफेशन नहीं है, जस्ट आप अपने इंटरेस्ट के लिए क्रिकेट खेल रहे हो, तो ऐसे मतलब जो चीज़ें आप अपने इंटरेस्ट के लिए करते हो, आपका उसमें पैसा नहीं इसलिए कर रहे हो, आपको उससे कोई बिजनेस नहीं करना, आपका उसमें करियर नहीं बनाना, उसके लिए हम अमेच्योर यूज करते हैं। ये अमेच्योर में थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, ठीक है, अमेच्योर नहीं होगा, अमेच्योर तो फिर वो प्रोनाउंसिएशन अलग स्पेलिंग हो जाती है, अमेट्योर कर लो इसे ना। उसके बाद अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना और खासकर बहुत नॉइजी होना, शोर शराबा होना, अल्टरकेशन। वाक युद्ध भी बोला जाता है शुद्ध हिंदी में बात करा जाए तो वो इसका मतलब होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डोज। अब डोज का मतलब मेरे भाई बताओ क्या होता है। तो देखो, डोज का मतलब होता है आपका झपकी लगना, डोज। ठीक है, डोज का मतलब होता है झपकी लगना। अब मुझे क्या बताना, अपोजिट वर्ड बताना। कोल्ड माने ठंडा होता है, कोई रिलेशन है नहीं। नेग्लेक्ट का मतलब किसी को नज़रअंदाज करना, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। स्नूज, स्नूज का मतलब भी होता है झपकी लगना। आप जैसे देखो ना, अलार्म बजता है तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, स्टॉप या स्नूज। अगर आप स्नूज कर दोगे तो आपने जितना टाइम लगा रखा है स्नूज का, 5 मिनट 10 मिनट 20 30 मिनट, फिर वो उसके बाद फिर बचेगा। तो स्नूज का मतलब भी एक तरह से झपकी लगना होता है, तो इसका सिनोनियम हो सकता है लेकिन एंटोनियम नहीं होगा। बेक, बैक, बेक नहीं बैक, बैक मतलब होता है जगना। ठीक है, तो डोज माने झपकी लगना और बेक माने जगना, हो गया अपोजिट वर्ड, तो मेरा बेक सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर, मुझे बताना है एक एंटोनियम किसका, ब्रैकेटेड वर्ड का। ठीक है, ये मेरा ब्रैकेटेड वर्ड है, इसका मुझे एंटोनियम बताना है। अनवाइस्ड। अब देखो, ये मुझे पूरे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हो कि अनवाइस्ड का मतलब होता है जो बाइस्ड ना हो, जो किसी से इन्फ्लुएंस होकर किसी एक तरफ बात ना करे, जो भी है वो क्लियर एकदम बात करे। तो अब देख लेते हैं कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद,
मतलब ठीक है, तो कैद तो होगा नहीं। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है कि कोई अननोन पर्सन, तो ये भी नहीं होगा। प्रिजुडाइज्ड, प्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है मेरे भाई कि पहले से किसी के बारे में कोई विचार बना लेना, उसी मतलब कि अगर मैंने पहले से ये सोच लिया कि ये गलत है, तो अब वो कितना भी अपनी सफाई दे ले वो गलत ही रहेगा मेरी नज़रों में, ठीक है। या प्रिजुडाइज्ड का मतलब किसी एक इंसान को फेवर देना, इनका जैसे दो इंसानों का आपको का कुछ करना है और उसमें से एक इंसान को फेवर देना, मतलब एक तरह से प्रिजुडाइज्ड का जो सिनोनियम होता है वो बाइस्ड होता है, इसलिए एंटोनियम क्या हो जाएगा, अनबाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अनबाइस्ड का एंटोनियम प्रिजुडाइज्ड हो जाएगा। अनबाइस्ड का मतलब होता है किसी की तरफ बाइस्ड ना होना, बिल्कुल जो भी है वो क्लियर रखना, और प्रिजुडाइज्ड का मतलब होता है किसी का फेवर लेना, किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव होना। सीजिंग, सीजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बंद करना, समाप्त करना, ठीक है। सीज, सीज से सीजिंग बनाए, तो उस तरह से आप इसे कर सकते हो। उसके बाद मुझे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा। देखो रेसेंड की स्पेलिंग ये होती है मेरे भाई, अब देख लो आप कौन से ऑप्शन में दी है। रेसेंड, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, रेसेंड ये है मेरी, ठीक है। और इसका मतलब बताओ, चलो इसका मतलब होता है टू कैंसिल, मतलब इसका मतलब होता है टू कैंसिल, कोई चीज़ ख़त्म करना, समाप्त करना, ठीक है। रेसेंड का मतलब क्या हो गया, टू कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल यू वॉन्ट एन आर्ग्यूमेंट, ही एडेड, कम ऑन देन। वो बोलता है कि तुम आर्ग्यूमेंट चाहते हो तो ठीक है आ जाओ। अब देखो मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ पे बहस करना, या किसी को किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं है। आर्ग्यूमेंट कब करेगा, जब किसी को किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहिए होगी, एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। अब मुझे क्या बताना, बेसिकली सिमिलर वर्ड बताना है, तो आर्ग्यूमेंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ तो बहुत आसान सा पढ़ दिया है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इसीलिए तो किया जाता है कि एक्सप्लेनेशन लेने के लिए, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, सामने वाला आंसर दे रहा है, वो आर्ग्यूमेंट होता है ना। तो मेरा यहाँ पर तो बहुत आसान हो गया। एग्रीमेंट आप जानते होंगे, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में जो भी साइन होता है, ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट बोला जाता है उसे, एग्रीमेंट होना। उसके बाद इन्हांसमेंट, कोई भी चीज़ की इंक्रीज करना। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी आप योग्यता आप जहाँ सब समझते होंगे, बहुत आसान वर्ड दिए हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पर मुझे बताना है ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है ये बताना, और कोई एरर नहीं है तो मुझे नो एरर मार्क करना है, ठीक है। देखते हैं। द फेडरलिस्ट विश्ड टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल। देखो अगर ऐसे कंपैरिजन किया जाता है ना कि जो फेडरलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना स्ट्रॉन्ग हो उतना जितना स्ट्रॉन्ग हो उतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तो इसमें हमेशा एज जब कंपेरिजन करता है तो एज स्ट्रॉन्ग, एज लिखा जाता है, ठीक है। एज स्ट्रॉन्ग कोई वर्ड नहीं होता, एज स्ट्रॉन्ग एज, तो एज तो यहाँ पर आ गया मेरा, स्ट्रॉन्ग आ गया, बस मुझे स्ट्रॉन्ग के बाद एज और लिखना था, वो यहाँ पर नहीं है, तो मेरे किस पार्ट में एरर हो जाएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबल होगा। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबल मेरे ए ऑप्शन में, बेटा सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। मेरा जो ए ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है, तो यहाँ पर मेरा एज स्ट्रॉन्ग पॉसिबल नहीं आएगा, एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल आना चाहिए था, तो मेरा इस पार्ट में एरर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना भाई, बता देना यार, कोई भी आपको अपना सजेशन देना है, आई एम ओपन टू डैट, मैं उसे करेक्ट कर लूँगा कि भैया इस तरह से नहीं, इस तरह से पढ़ाओ, बट बता देना। द क्वेरी इज नॉट वेदर ही विल एडमिट इट वट वैन, कि क्वेरी ये नहीं है कि वो एडमिट करेगा, क्वेरी ये है कि कब करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको एरर बताना है कि इसमें आपका एरर क्या होगा। तो देखो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि द क्वेरी इज नॉट वेदर ही विल एडमिट इट वट वैन, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा नो सब्स्टिट्यूशन का, तो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं पहले कि होगा कि नहीं। दूसरा ऑप्शन जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं ऑप्शन से बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, लेकिन रीजन देता हूँ क्यों नहीं होगा। वेदर ही विल बी एडमिट, देखो विल के साथ बी नहीं आएगा क्योंकि इसे हम कॉन्टिन्यूस नहीं बना रहे, ठीक है। और हमारा हमेशा सिंपल फ्यूचर में बनेगा, अगर सेंटेंस बनेगा तो बिल के साथ वी आना तो कोई मतलब नहीं बनता, पैसिव वॉइस बना नहीं रहे हम। उसके बाद वेदर और नॉर, वेदर के साथ कभी नॉर नहीं आता, या तो वेदर के साथ सिर्फ और आता है, नॉर कभी नहीं आता, नॉर आता है आपके नाइदर के साथ, तो ये होगा नहीं। वेदर ही विल एडमिट इट और नॉट वट वैन। अब देखो कि ऊपर वाले में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, वो देखते हैं। अब देखो इसमें वेदर के साथ और नॉट लगा दिया, ऊपर नॉट और नॉट नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग और नॉट के साथ चले जाएंगे क्योंकि वेदर के साथ और नॉट आता है, लेकिन देखो यहाँ पर ना कोई डाउट नहीं दिखा रहा है, मतलब वेदर ही विल, मतलब उसे ये नहीं है कि कब करेगा, यहाँ पर इस सेंटेंस में डाउट नहीं है उसे इस चीज़ में कि वो कब करेगा, इस चीज़ में एडमिट करेगा या नहीं करेगा इस चीज़ में डाउट नहीं है उसे, लेकिन उसको डाउट है कि कब करेगा, तो इसमें और नॉट नहीं आएगा मेरा, ठीक है। तो द जो मेरा सही हो जाएगा, द क्वेरी इज नॉट वेदर ही विल एडमिट इट वट वैन, तो मेरा ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा।
अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, ऐसा इंसान जो हर इंसान को एक नज़र से देखता है, इक्वलिटी समानता में विश्वास रखता है, उसके लिए बोला जाता है एगैलिटेरियन। दिया भी हुआ है यहाँ पर, एगैलिटेरियन बोला जाता है उसको। और फिलोलॉजिस्ट बताओ चलो, फिलोलॉजिस्ट किसको बोला जाता है? तो फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो बंदा लैंग्वेज की स्टडी करता है, लिटरेचर की स्टडी करता है, उसे फिलोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिलोंड्रॉन। बेटा सेकंड, फिलोंड्रॉन एक तरह का देखो ऐसा चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होता, शायद ये एक तरह का टाइप ऑफ प्लांट होता है, एक बार गूगल कर लेना। फ्लॉन फ्लॉड फ्लॉन फ्लॉडेंड्रॉन फ्लॉडेंड्रॉन, एक बार यार गूगल कर लेना, है ना। वैसे ये एक टाइप ऑफ प्लांट होता है, इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी मत करो। और फ्लेंड्रेयर होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो रिलेशनशिप वगैरह, जो रोमांटिक रिलेशनशिप वगैरह में होता है, आशिक तरह से, इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हो इसे ना। ये पूछा जाता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भरना है मुझे। अब देखते हैं क्या भरना है। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन शार्पली क्रिटिसाइज एज ग्रोसली इनएफिशिएंट एंड। मैंने हमेशा देखा है, एक बात आपको बताई है कि एक एंड ऐसा वर्ड है, अगर पहले नेगेटिव आ रहा है तो बाद में भी नेगेटिव ही वर्ड आएगा, पहले पॉजिटिव वर्ड आ रहा है तो बाद में भी पॉजिटिव वर्ड आएगा, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर वर्ड है, पहले पॉजिटिव आ रहा है तो बाद में नेगेटिव वर्ड आएगा, पहले नेगेटिव वर्ड है तो और बट आ गया तो फिर बाद में पॉजिटिव वर्ड आएगा, ये तो आप जानते हो ना। तो यहाँ पर हमें करना कैसे है ये, हमें पहली बात तो इतना पता चल गया कि भैया मुझे यहाँ एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि इनएफिशिएंट एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब मुझे इनका मतलब पता होना चाहिए। अब जैसे कि वो कह रहा है कि दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन शार्पली क्रिटिसाइज्ड, कि ये जो इनिशिएटिव है वो शार्पली क्रिटिसाइज किया गया एज ग्रॉसली इनएफिशिएंट, क्योंकि ये ग्रॉसली इनएफिशिएंट था। और क्या था कि मतलब एक और रीज़न बताना मुझे, और क्या था। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर कैप्रिसियस का मतलब देखने जाऊँ, कैप्रिसियस का मतलब होता है मनमौजी। ठीक है, उसके बाद कैप्रिसियस, देखो मनमौजी कोई इंसान के लिए तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कैप्रिसियस तो नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं कैलिमनी का बात करने जाऊँगा, कैल्यूमनी का मतलब क्या होता है? तो कैलिमनी का मतलब आपका होता है यहाँ पर, कैलिमनी का मतलब होता है फॉल्स एंड, मतलब कोई भी स्टेटमेंट आप गलत देते हो, फॉल्स या मेलिसियस स्टेटमेंट बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो फॉल्स और मेलिसियस स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ये क्यों नहीं हो सकता? देखो, इनएफिशिएंट जैसा ही मुझे एक वर्ड चाहिए, इनएफिशिएंट। ठीक है, कैनोनिकल होता है, कैनोनिकल वैसे छोड़ दो, ठीक है, इसे छोड़ दो। जो हमारा ये जो आपको नोट डाउन करने, कैप्रिसियस, मनमौजी इंपॉर्टेंट है, कैलेमनी भी इंपॉर्टेंट है, फॉल्स और मेलिशियस स्टेटमेंट। उसके बाद काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि कोई आपने जैसे इनिशिएटिव लिया, आपने सोचा कि इसका ये प्रोडक्टिव आएगा, इसका ये रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका अपोजिट आया, उल्टा हो गया। प्रोडक्टिव का उल्टा हो गया मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। आप चाहते थे कि अच्छा होगा, एफिशिएंट रहेगा, बट वो कैसा हो गया? काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, उल्टा हो गया, उसका अच्छा हुआ ही नहीं, प्रोडक्टिव का उल्टा हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा राइट और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, जो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा है, तो वो हमारा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। देखो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ, एग्जामिनर की मेंटेलिटी बताता हूँ कि एग्जामिनर कभी ये नहीं पूछेगा कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सिलेक्ट द वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स, टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर पूछेगा ना, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका यहाँ पर कैलेमनी भी आ जाए, क्योंकि फॉल्स एंड मेलिशियस स्टेटमेंट है। ठीक है, आप कल को जाके कोर्ट में वो कर दो, इसलिए एग्जामिनर हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछेगा कि भाई सबसे अप्रोप्रिएट बताओ, सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है। हाँ, हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बताओ। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे यहाँ पर काउंटर प्रोडक्टिव है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद है हमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बनाना है। ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड क्या होगा मेरा, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अनसेवियरी सही है, इथिकल सही है, अनकन्वेंशनल यहाँ पर सही है, अल्ट्रुइस्टिक, आर पहले आता है तो यहाँ पर हमारा अल्ट्रुइस्टिक गलत है। आर की स्पेलिंग, अल्ट्रुइस्टिक की स्पेलिंग मेरे भाई ये होती है। ठीक है, ये मेरी अल्ट्रुइस्टिक की स्पेलिंग होती है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये मेरी गलत है। और अल्ट्रुइस्टिक की वो बता दो चलो, मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परोपकारी। और भाई देखो, जो न्यू बच्चे हैं ना, जो ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, उनके से एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई रूल ऐसा है जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन करते वक्त जो आपको नहीं आता, वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, एक अलग से कॉपी बना लो। ठीक है,
40-50 रुपये की लाके एक पतली सी। और ये जितनी भी बुक है बताता हूँ, ये जिनकी मैं मतलब बता रहा हूँ ना, वो सब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी में ऐसा नहीं है कि अगर ऑप्शन में दी है तो ये आई ही नहीं है पेपर में, किसी ना किसी पेपर में आई हुई हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, सब नोट डाउन करते रहो और इनको दिन पे दिन हर दिन 10 मिनट 20 मिनट दे के रिवाइज करते रहो। डी वेस्ट, डी वेस्ट का मतलब बताओ, डी वेस्ट का मतलब क्या होता है? डी वेस्ट का मतलब होता है किसी की क्वालिटी में, किसी की गुणवत्ता में कोई कमी होना। अब मुझे इसका सिनोनियम बताना है। अब देखते हैं अमेनेबल। अमेनेबल का मतलब बताओ। अमेनेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, जो फ्रेंडली नेचर का होता है, कोई भी चीज़ आपकी आसानी से मान जाता है, अमेनेबल। तो ये तो मेरा नहीं होगा। फिर अनअमेनेबल, अनअमेनेबल मतलब होता है अनफ्रेंडली, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है करप्टेड, करप्टेड मतलब होता है ख़राब होना, ठीक है, या किसी ख़राब होना बोल सकते हो, या दूषित होना बोल सकते हो। तो मुझे सिनोनियम जानना था, मैंने यहाँ भी बताया कि क्वालिटी में कमी आना। और करप्टेड का मतलब भी ये होता है कि क्वालिटी में कमी आना। जैसे कि आपकी मेमोरी कार्ड होता था पहले, अगर आप थोड़े आपने उस तरह के फ़ोन यूज किए जिसमें मेमोरी कार्ड आता था, तो वो पहले करप्ट हो जाता था। आज के टाइम में पेन ड्राइव वगैरह भी करप्ट हो जाते हैं, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो जो आपका डी वेस्ट है उसका करप्टेड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को मोर पावरफुल या शक्तिशाली दिखाना, मतलब किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके, मतलब एक्चुअल में ना हो ना उतना बड़ा करके दिखाना, शक्तिशाली दिखाना। मतलब उतना बड़ा, एक तो होता है कि उतना बड़ा शक्तिशाली और उतना बड़ा कोई चीज़ है, एक होता है कि उतना बड़ा करके और शक्तिशाली दिखाना, उसके लिए हम एग्रेंडाइज यूज करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में आए हैं। उसके बाद वी कैन नॉट, मुझे फिल इन द ब्लैंक्स में है, वी कैन नॉट अ रिलीजन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इग्नोर्स द राइट्स ऑफ द हाफ द ह्यूमन रेस। हम उनको क्या नहीं कर सकते, जो यार रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टी हैं जो क्या करते हैं, इग्नोर करती हैं जो ह्यूमन रेस है, आधे लोगों के जो राइट्स हैं उनको इग्नोर करती हैं, उनको हम क्या नहीं कर सकते। अब इसमें है पहला मेरा डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बाय स्पीड होना, डिस्ट्रीब्यूट होना। आप जैसे मान सकते हो कि कोई इन्फॉर्मेशन है और वो डिसेमिनेट हो गई, मतलब वो पूरे में फैल गई, ठीक है। तो डिसेमिनेट उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मेरा क्या हो सकता है, एक होता है डेसिकेट। अभी डेसिकेट का मतलब होता है सुखाना, तो ये भी नहीं होगा। कंडेम, कंडेम का मतलब निंदा करना, तो हम निंदा नहीं करेंगे, हम तो करेंगे निंदा। तो देखो अगर यहाँ पर वी कैन नॉट नहीं आता तो कंडेम लगा सकते थे कि हाँ ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए, ऐसी पार्टी की निंदा करनी चाहिए, बट यहाँ कैन नॉट आ गया तो निंदा। फॉरगिव होता है माफ़ करना, तो यहाँ पर क्या आएगा, वी कैन नॉट फॉरगिव, हम माफ़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरा फॉरगिव सही आ जाएगा, हम माफ़ नहीं कर सकते। रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टी, एक कोई रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी जो इग्नोर करती है आधे लोगों का, मतलब जो हाफ द ह्यूमन रेस होती है, उनके जो राइट्स हैं उनको इग्नोर करती है, उनको हम क्या नहीं कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, दे प्रोबेबली सबसिस्टेड ऑन इंसेक्ट एंड अदर। देखो कुछ बुकैब आप इसमें लिख लो, मैं बता देता हूँ आपको। सबसिस्टेड का मतलब होता है यहाँ पर आपका अपना मैनेज टू लिव, जीने के लिए जो खाने के लिए ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए सबसिस्टेड का यूज किया जाता है। जैसे कि आप सबसिस्टेड हो अपने फूड पर, मतलब फूड मतलब जैसे कि व्हीट पर, राइस पर, वेजिटेबल्स पर, इन सब चीज़ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसिस्टेड, दे प्रोबेबली सबसिस्टेड ऑन इंसेक्ट, कि वो प्रोबेबली किस पे अपना जो खाने का मैनेज टू लिव है वो किस पे करते थे, इंसेक्ट्स पे। एंड अदर स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स जानते हो, देखो दो होते हैं, एक होता है वर्टिब्रेट्स, एक होता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स होता है जिनके बैकबोन नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स होता है जिनकी बैकबोन होती है। तो इनवर्टिब्रेट्स कौन हो गए, जिनके बैकबोन नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि वो दे प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो मतलब ऐसा है, दे मतलब उन्हें ऐसा श्योर है, मतलब 100% श्योर नहीं है, लेकिन मतलब वो अंदाज़ा बोल रहे हैं कि वो प्रोबेबली ऐसा करते होंगे, मतलब सब्सिट्यूट होते होंगे किस पर, इंसेक्ट्स पर और अदर स्मॉल इनवर्टिब्रेट पर, कि जो छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट होते हैं उन पर। तो देखो अभी पहले मैं देखता हूँ कि स्कैटिस का मतलब क्या होता है। अगर मैं स्कैटिस का मतलब जाने जाऊँ तो नर्वस होता है, तो नर्वस का तो यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज का मतलब होता है जो अकेले रहने वाले, जो अकेला रहता है, अकेला रहना जिसे पसंद है, तो वो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता। रेवरेंट होता है किसी के लिए डीप रेस्पेक्ट होना, तो ये भी नहीं होगा। इन सब की मीनिंग लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। रेवरेंट कई बार पूछा गया, रेक्ल्यूज पूछा गया, स्कैटिस का मुझे इतना पता नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। स्कैटिस नर्वस होता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है आपका अर्थ या ज़मीन से जुड़ा हुआ। तो कहने का मतलब देखो अब यहाँ पर मेरा टेरेस्ट्रियल क्यों आएगा,
दे प्रोबेबली सब्सटेटेड ऑन इंसेक्ट, के जो अपना खाना ढूंढते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, या तो इंसेक्ट्स पर, या जो इनवर्टिब्रेट हैं, छोटे जो ज़मीन पर छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट रहते हैं उन पर। एंड परहैप्स इवन ऑन, एक मिनट रफ करता हूँ जैसे कि आपको आगे देख लेते हैं, हमें आंसर तो मिल गया बट फिर भी थोड़ा आगे देखते हैं। एंड परहैप्स इवन ऑन इक्वेटिक वर्टिब्रेट। इक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं, ध्यान रखो। इक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। वर्टिब्रेट जैसे मैंने बताया जिनकी बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट होते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती वो आपके इनवर्टिब्रेट होते हैं। परहैप्स का मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब परहैप्स आप किसके लिए यूज करते हो, आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जब आप श्योर ना हो किसी चीज़ के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मतलब वो कहना चाह रहा है या तो इंसेक्ट वगैरह इन पे रहते होंगे, या हो सकता है कि वो इक्वेटिक वर्टिब्रेट पे रहते हों। ठीक है, अपना जो खाने के लिए डिपेंड है वो इक्वेटिक वर्टिब्रेट पे रहते हों, तो इस तरह से इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस करना है, हमें पहली बार रिप्लेस करना है कौन सा, ब्रैकेटेड वर्ड। ठीक है, रूफ कोलैप्सिंग हमें रिप्लेस करना है कि इसमें क्या आएगा इसकी जगह। द रूफ कोलैप्सिंग इन अ रोअर ऑफ रॉक एंड रबल। अब देखो रूफ के बाद कोलैप्सिंग आ गई, रूफ मेरा मेन सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब आ गई मेन वर्ब। अब बताओ कोलैप्सिंग आ गया तो कोलैप्सिंग के पहले कोई इज एम आर तो आता ना, है ना, तो मेरा डायरेक्ट कोलैप्सिंग नहीं आ सकता। ठीक है, वाज वर क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है तो कुछ तो आएगा। तो देखो रूफ हैव कोलैप्स्ड, पहला ऑप्शन है रूफ, मतलब करेक्शन होगा, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि रूफ हैव कोलैप्स्ड, रूफ के साथ हैव आएगा नहीं क्योंकि रूफ सिंगुलर है, तो यहाँ पे मेरा गलत हो गया। उसके बाद नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो ये होगा नहीं, मैंने बता दिया कि रूफ के बाद कोलैप्सिंग आ रहा है, अब ईजेएमआर बाज बार कुछ नहीं लगा रहा, ऐसे कैसे हो गया, तो ये होगा नहीं। उसके बाद रूफ बाज कोलैप्स, अब ये तो बाज आ रहा है, या तो मैं पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो यहाँ कोलैप्स्ड होना चाहिए, ठीक है, या मेरा कोलैप्सिंग होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। उसके बाद रूफ कोलैप्स्ड, अब ये द रूफ कोलैप्स्ड इन अ रोअर, मतलब वो ये पास्ट इंडेफिनिट में बना है कि रूफ कोलैप्स्ड हुई थी, और उसमें आपको पता है कि जो आपकी पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्ट मेन वर्ब में ईडी लगा देते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो कोलैप्स की सेकंड फॉर्म कोलैप्स्ड होता है, तो मेरा यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब मैं ये ऑप्शन से इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि आपको और ज़्यादा अच्छे से रिलेट हो पाए बातें। उसके बाद कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू दिस प्रोजेक्ट, क्या आप मेरा इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं, तो इसमें टू नहीं आता, इसमें बस ये ध्यान रखो कि किसी चीज़ में आपको किसी की हेल्प चाहिए तो विद आएगा। ठीक है, तो मेरा किस पार्ट में एरर हो जाएगा, मेरा जिसमें टू है उस पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू किल टू बर्ड विद नो स्टैंड, सॉरी एक बार दोबारा पढ़ते हैं, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना, इसका मतलब है कि एक सिंगल एफर्ट से कोई दो काम करना। और यहाँ पर टू वर्क विद विच नीड्स टू ट्रेमेंडियस एफर्ट, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, नहीं भाई। टू अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एफर्ट, एक सिंगल एफर्ट मतलब एक तीर से दो निशान, आपने सुना होगा ना, उसी वही सेम है। ठीक है, एक तीर से दो निशान मतलब एक स्टोन से दो चिड़ियाँ मार दी आपने, वो सेम है कि मतलब आपने सिंगल एफर्ट लगाया और दो चीज़ आपने अचीव कर ली। उसके बाद द डूइक हैड कैपेसिटी बट, मुझे क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, बट हिज वाइफ वाज सो दैट द इन्फ्लुएंस ही हैड अपॉन द किंग वाज फॉर इबल। तो देखो इसमें ना हमारा क्या नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा मिस हो गया। देखो टाइपिस्ट ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई बहुत प्रोफेशनल टाइपिस्ट हायर कर रखे हैं, मेरी एक फ्रेंड है वही पीपीटी बनाती हैं, तो भाई गलती इंसान से होती हैं, तो लेकिन हम अगर अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ हो सकता है हमारा एरर, मतलब कहाँ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है जहाँ पर हमें भरना है। द डूइक हैड कैपेसिटी बट हिज लाइफ वाज सो, हाँ, तो हमारा जो एरर मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो होगा सो के बाद। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मुझे जब मैं सो लगा रहा हूँ तो क्या सो लगा रहा हूँ, मतलब किसके लिए सो आ रहा है वो बताना है। द डूइक हैड कैपेसिटी बट हिज लाइफ वाज सो, उसकी लाइफ कैसी है, डेट वॉट इन्फ्लुएंस ही हैड अपॉन द किंग वाज फॉर इबल। देखो ड्यूक का समझो पहले, मतलब ड्यूक का मतलब होता है, मतलब पहले चलते थे जैसे राजा महाराजा, कोई बड़ी जो एक होता है ना बड़ी पोजीशन, कोई हायर रैंक या कोई रूलर, कोई मतलब जैसे कि राजा के यहाँ कोई मिनिस्टर वगैरह, उसके लिए हम एक बड़े सोशल रैंक के लिए, हाई रैंक के लिए ड्यूक का यूज करते हैं
वो कह रहा है कि डूइक हैड कैपेसिटी, डूइक में गुणवत्ता तो है, कैपेसिटी तो है उसके अंदर, क्वालिटी तो है, बट हिज लाइफ वाज सो, लेकिन उसकी लाइफ बहुत उस बट हिज लाइफ वाज सो, उसकी लाइफ ऐसी है। अब वो कैसी है वो हम इन ऑप्शन को देखेंगे, लेकिन उसके बाद है डेट वॉट इन्फ्लुएंस ही हैड अपॉन द किंग वाज फॉर ईवल, कि जो राजा है उस पर उसकी वजह से गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब ये बताओ, तो जब गलत प्रभाव पड़ता है तो उसका जो लाइफ है वो बेकार होगी, कुछ नेगेटिव वर्ड आएगा। अब देख लेते हैं क्या है सेडेटियस। सेडेटियस का मतलब क्या होता है बताओ। तो यहाँ पर जो आपका सेडेटियस का मतलब होता है रेवेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना। तो ये तो नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो लाइफ की बात कर रहा है, वो उसको नहीं, आदमी के बारे में नहीं बता रहा है कि वो आदमी ऐसा है। ठीक है, कि वो आगे उसकी लाइफ कैसी है उसके बारे में, मतलब उसकी इनर क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए सेडेटियस यहाँ पे नहीं हो सकता है। स्क्रम्टियस का मतलब होता है डिलीशियस, स्वादिष्ट, तो वो नहीं हो सकता। लुइड, लुइड का मतलब होता है आपका यहाँ पर कि आप बोल सकते हो कामुक होना, जो लोग कामुक होते हैं उनके लिए लुइड का यूज किया जाता है, मतलब कि जो ऑब्सीन होते हैं या बल्गर होते हैं ना सेक्सुअल पे। ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बट हिज लाइफ वाज सो लुइड, तो यहाँ पर लुइड ही आएगा, उसकी लाइफ कैसी है, बहुत ज़्यादा का मतलब। ठीक है, आप समझ लेना। उसके बाद एम्बिशियस, तो जो बंदा बहुत एम्बिशियस होता है अपने लाइफ में, तो वो एम्बिशियस तो हम क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, नेगेटिव क्वालिटी है, मतलब लुइड क्वालिटी है उसके अंदर। लुइड का मतलब होता है कामुक। ठीक है, कि उसकी लाइफ कैसी है, बहुत कामुक है, जिसकी वजह से क्या है, उसका जो राजा पर गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ही वेल्टेड टू ह्यूज सिक्सेस, उसने दो बड़े बड़े छक्के मारे, बट 11 टू गेट ऑफ द लास्ट टू डिलीवरीज वाज अ बिग आस्क, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि दो छक्के तो मार दिए, लेकिन जो लास्ट की दो बॉल में 11 रन चाहिए, लास्ट की दो बॉल में 11 रन चाहिए, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो देखो जो आपका गेट ऑफ है ना, वो एक रिलेशन बताता है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो एक संबंध बताता है, लेकिन यहाँ पर गेट ऑफ, कौन सा गेट ऑफ आएगा, ये वाला आएगा तो गेट ऑफ, और ज़्यादातर गेट के साथ ये वाला ही ऑफ आता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। गेट ऑफ का मतलब होता है इतने रन चाहिए, गेट ऑफ। ठीक है, उसे कितने रन चाहिए, तो यहाँ पर गेट के साथ ज़्यादातर ऑफ आता है, ये भी थोड़ा सा रट लेना है ना। और दूसरी बात है कि उसे 11 मतलब इतनी रन, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को करो और छुटकारा पा लिया, कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहे हम वहाँ पर। तो मतलब हमें सिर्फ गेट ऑफ, हमें कितनी चाहिए, गेट ऑफ मतलब 11 रन मारो 2 बॉल में, इतना कर दिया, उसके बाद हमें इतना ही रन चाहिए था। उसके बाद श्योर, फिक्सिंग अ फ्लब्ड डिसीजन इज नॉट ऑलवेज अ पीस ऑफ केक। देखो पीस ऑफ केक है, ब्रैकेटेड इडियम्स बताना है मुझे। पीस ऑफ केक सब जानते होंगे। अ टास्क मतलब अ टास्क डेट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद वेरी इजीली, एक ऐसा काम जिसको बहुत आसानी से किया जा सकता है, उसको अ पीस ऑफ केक बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत आसान है, पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद है द डेजर्ट वाज मैनी स्वीट्स फॉर माई टेस्ट। देखो मैनी आता है काउंटेबल के साथ, तो स्वीट्स काउंटेबल तो नहीं है, तो 2 स्वीट आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमें दिखाना है और उसकी इंटेंसिटी को, तो उसके बाद रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 मतलब रूल नंबर 7 क्या है मैं बता देता हूँ, कि हम हर एक वीडियो में एक रूल देखते हैं, आप सभी को पता होगा। तो आज की वीडियो में हम ये रूल नंबर 7 देखेंगे, और रूल नंबर 7 है हमारा अवॉइड यूजिंग डबल कंपेरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव। अब देखो क्या है, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो बताते हैं। जैसे आपका सवाल पेपर में कई बार बनता है, ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, कि वो ज़्यादा वाइजर है अपने ब्रदर से। तो देखो यहाँ पर मैं मोर क्यों लगा रहा हूँ, जब मैंने ऑलरेडी वो कंपैरेटिव डिग्री बना दी, मैंने ऑलरेडी वो वाइजर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वाइज आना चाहिए, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, कि वो अपने जो भाई से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मेरा ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री बना रहा हूँ, हमेशा मोर किसके सामने आएगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ, मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। और जिस पॉजिटिव डिग्री को मैं ER लगा के कंपेरेटिव डिग्री बना सकता हूँ, तो उसमें मोर नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनको मैं क्या नहीं कर सकता, जिसको मैं कंपेरेटिव डिग्री नहीं बना सकता, तो उसके लिए मुझे मोर लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब मैंने बाइजर बना दिया, बाइजर ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री बना दी, तो मैं उसके आगे मोर क्यों लगा रहा हूँ। और कई बार ऐसे पेपर में देख लेना आप, कई बार आपको मिलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री के सामने मोस्ट लगा देगा, वो भी देखेंगे अभी हम, और कंपेरेटिव डिग्री के सामने मोर लगा देगा।
तो और हम नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती उतनी अच्छे से। तो ये चीज़ ध्यान रखो। उसके बाद है सचिन इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। अब ये बताओ सचिन मोर बेटर, जब मेरा ये गुड का देखो कंपेरेटिव डिग्री तो आपको पता होगी ना। एक सेकेंड, मेरा गुड क्या होता है? गुड मेरा पॉजिटिव डिग्री होता है, बेटर मेरा कंपेरेटिव डिग्री होता है और बेस्ट मेरा सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो जब मेरा ऑलरेडी कंपेरेटिव डिग्री है गुड का बेटर, तो मैं मोर क्यों लगा रहा हूँ? तो ये मेरा यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद सी इज मोस्ट स्मार्टेस्ट। अब जैसे कंपेरेटिव डिग्री से पहले मोर नहीं आता, वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट नहीं आता। मोस्ट भी पॉजिटिव डिग्री से पहले आएगा जिसका हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। जैसे कि देखो स्मार्ट, मेरा स्मार्ट क्या होता है? स्मार्ट मेरा होगा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। मोस्ट स्मार्ट हो सकता है, लेकिन मैं स्मार्ट को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? स्मार्टेस्ट कर सकता हूँ। और देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कंपेरेटिव डिग्री बेसिकली हम एक दूसरे का कंपेयर कर रहे होते हैं, और इस सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि हमने अगर किसी को बोल दिया कि वो बंदा स्मार्टेस्ट है, मतलब फिर उससे ज़्यादा कोई स्मार्टेस्ट नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा क्लास में राम स्मार्टेस्ट है, तो राम से ज़्यादा से स्मार्ट कोई है ही नहीं उस क्लास में। स्मार्टेस्ट सबसे ज़्यादा मतलब सुपरलेटिव डिग्री है एक तरह से क्या है ये सुपरलेटिव डिग्री। तो स्मार्टेस्ट से पहले मोस्ट नहीं लगाऊँ, सॉरी, स्मार्टेस्ट से पहले मोस्ट नहीं आएगा। अगर मोस्ट लगाना है तो हमेशा कुछ ऐसी डिग्री होती है, जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ये सही है क्योंकि इंटेलिजेंट का कोई सुपरलेटिव डिग्री बनती नहीं है। ये मेरी क्या है? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और पॉजिटिव डिग्री को जब मैं सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकता, कोई आपने वर्ड सुना इंटेलिजेंटेस्ट? कोई वर्ड ही नहीं होता, बट स्मार्टेस्ट वर्ड होता है। आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा ना कभी, इंटेलिजेंटेस्ट, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, कोई सुपरलेटिव डिग्री होती ही नहीं है। तो ये मेरा पॉजिटिव डिग्री हो गया, इससे पहले मैंने मोस्ट लगा दिया। तो ये मेरा हो गया, मतलब हमको अवॉइड करते हैं हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को, डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखना कि कहीं डबल आपको एरर देखते वक्त ये ध्यान रखना कि कहीं डबल कहीं कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री तो नहीं है, कि अगर पॉजिटिव वर्ड के पहले मोर आ रहा है या मोस्ट आ रहा है तो वो सही हो सकता है। लेकिन और ये भी देखोगे कि या मतलब ये पॉजिटिव डिग्री जो है आपकी, ये आपकी ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव डिग्री के पहले मैंने मोर लगा दिया और ये कंपैरेटिव डिग्री बन सकती थी। हमेशा मोर या मोस्ट तभी आता है या तो एक ही इंसान की दो क्वालिटी दिखाने के लिए आता है, ये चीज़ ध्यान रखना, या हमेशा इसलिए आएगा कि उसको हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते, इसलिए उसके सामने या तो मोर लगा देंगे या मोस्ट लगा देंगे। आई होप ये लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा आपके लिए, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और प्रीवियस अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने एक इंग्लिश की PYQ प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाके वो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप।